प्रिया रविरंजन से दूर क्यों चली गई? भूली तो कुछ भी नहीं, सब याद है। वह दिन, वह घटना, वह समय जब रविरंजन से पहली मुलाकात हुई थी। चित्र प्रदर्शनियाँ मुझे सदा आकर्षित करती रहीं। मैं घंटों आर्ट गैलरी में घुमा करती। कलाकार की मूक तुलिका से उकेरे चित्र बोलते से जीवन नजर आते। उन चित्रों में जिंदगी के सत्य को खोजती तलाशती मैं उन्हें निहारती रह जाती। ऐसी ही एक आर्ट गैलरी में एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई कि मेरी जीवन धारा ही बदल गई। वे थे रविरंजन। राष्ट्रीय कला दीर्घा में नए पुराने नामी चित्रकारों की प्रदर्शनी लगी थी। बिक्री के लिए भी नया अभिराम चित्र थे। मैंने एक चित्र पसंद किया, पर कीमत अधिक होने के कारण मुझे छोड़ना पड़ा। वहीं रविरंजन भी कुछ चित्र खरीद रहे थे। मेरी पसंद का चित्र भी उन्होंने खरीद लिया। फिर पैक करवा कर बोले, मैडम यह मेरी ओर से। तो मैं एकदम अचक्का गई। नहीं नहीं, हम एक दूसरे को जानते पहचानते नहीं। फिर किस लिए? और तत्काल पार्क की हुई अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गई। वे भी मेरे पीछे पीछे निकले। मेरे विरोध को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने वह चित्र अपने ड्राइवर से मेरी गाड़ी में रखवा दिया। साथ में उनका कार्ड भी था। उस रात मैं सो न सकी। रह रह कर रविरंजन का प्रभावशाली और सुंदर व्यक्तित्व आंखों के सामने तैर जाता। दूसरे दिन ऑफिस में भी मन विचलित सा रहा तो रविरंजन के कार्ड से उनके ऑफिस नंबर पर ही उन्हें फ़ोन लगाया। सोचा पता नहीं कौन फ़ोन उठाएगा, पर फ़ोन उठाया रविरंजन ने ही। मैंने उन्हें कल वाले चित्र के लिए शुक्रिया कहा तो वे बोले, फ़ोन पर शुक्रिया नहीं प्रिया जी, न मैं आपका घर जानता हूँ न आप मेरा। देखिए हम आज शाम पार्क एवेन्यू में मिलते हैं। और इसके साथ ही फ़ोन कट गया। शाम 5 बजे हम कॉफ़ी हाउस में मिले। पहली ही मुलाकात में रविरंजन इतने अनौपचारिक हो बैठेंगे ये मैंने सोचा ही नहीं था। इसके बाद हमारी मुलाकातें बार बार होने लगीं, बल्कि एक तरह से हम दोनों हर रोज़ मिलने लगे। मेरे शांत जीवन में न जाने कैसी हलचल शुरू हो गई। मैंने अपने आप को बहुत संभाला, पर रविरंजन में ऐसा आकर्षण था कि मैं उनकी ओर खींचती चली गई। सारी बंदिशें तोड़ने को दिल मचलने लगा, पर अंकुश था उम्र का। ऐसी चंचलता, ऐसी भावुकता शोभा नहीं देती। फिर ऊंचे पद पर एक जिम्मेदार ऑफिसर हूँ मैं। मेरे लिए ज़रूरी था संयम और अपनी चाहतों पर काबू रखना। यह संधि होती बड़ी अजीब है, फिर चाहे किशोरावस्था और युवावस्था के बीच की हो अथवा जवानी और प्रौढ़ावस्था के बीच की। मैं तो सोच रही थी कि उम्र के उफान का समय बीत चुका है। मन ही मन यह तय कर चुकी थी कि अब कोई और राह चुनूंगी, पर अब हो तो रहा कुछ और था। मैं शुरू से ही स्वतंत्र स्वभाव की थी। उम्र होने पर जब माँ ने विवाह पर जोर दिया कि पढ़ाई पूरी हुई, विवाह कर घर बसा, तो इतनी ही बात पर मैं माँ की विरोधी हो गई। सीधे पिता से कहा कि मैं विवाह नहीं करना चाहती, नौकरी करना चाहती हूँ। आम औरतों जैसी जिंदगी मैं नहीं जीना चाहती। पिता ने साथ दिया। वे समझ गए कि बेटी इतनी समझदार हो चुकी है कि अपना निर्णय वह खुद ले सकती है। उन्होंने सहमति दे दी। तब से मैं दिल्ली में नौकरी कर रही हूँ, पर इसे एक संयोग ही कहेंगे कि अपनी विचारधारा के एकदम विपरीत मैं रवि के प्रेम पास में ऐसी बंधी कि उससे निकलना मेरे लिए मुश्किल हो गया। रवि, हम एक दूसरे के बारे में तो कुछ जानते ही नहीं। एक दिन मैंने कहा, वे बोले, क्या इतना काफ़ी नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे? फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरी माँ और मेरे भाई को मेरा नौकरी करना तक पसंद नहीं, मेरा यहाँ अकेले रहना भी पसंद नहीं, और अब बिना विवाह के तुम्हारे साथ ऐसे संबंधों को तो वे कतई पसंद नहीं करेंगे। पिता की सहमति न होती, उन्होंने मेरा साथ न दिया होता, तो आज जहाँ मैं हूँ नहीं होती। पर अब पिता नहीं रहे तो माँ और भाई का प्रतिरोध बढ़ता जा रहा है। वे अभी विवाह करने पर जोर देते
रहते हैं। इसीलिए आज मैं सोच रही हूँ कि मेरे सपनों का पुरुष मिल गया है। रवि, तुम मिले तो लगा कि स्त्री पुरुषों के संबंध का यह रिश्ता कितना गरिमामय होता है। मैं तो स्वतंत्र जीवन को बड़ी नियामत समझती थी, पर लगता है कि जीवन में बंधन भी कम आकर्षक नहीं होते। प्रिया, मैं बता दूँ तुम्हें कि मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी है, बेटा है, फिर भी मेरा अंतर खाली ही रहा। तुम मिली तो तुमने भरा उसे। मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा। कहते हुए रवि ने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। मैंने तनिक भी विरोध नहीं किया, यह जानकर भी कि वे शादीशुदा है। फिर बहुत से पल हमने एक दूसरे के बाहुपास में बंधे बंधे गुजारे। फिर होश में आए तो रवि ने गहरी नज़रों से मुझे देखा और बोले, अच्छा अब चलता हूँ मैं। उन्होंने अपना सारा सामान, लाइटर, सिगरेट केस, चश्मा आदि समेटा और बेफिक्र बिफ्रेक्स में डालते हुए बोले, आज बहुत देर हो गई। मैं गाड़ी तक उन्हें छोड़ने आई तो बोली, दफ्तर से ही आ रहे थे क्या घर पहुंचने पर मौका निकालकर मुश्किल हो जाता है। तुम्हारी पत्नी तो जानती है कि तुम्हारी शामें कहाँ गुजरती है। तुम्ही ने तो बताया था कि ऑफिस के बाद अक्सर तुम क्लब चले जाते हो। हाँ, लेकिन न जाने कैसे वह हम पर शक करने लगी है। अच्छा है, कभी न कभी तो उसे जानना ही है। कभी तनाव का मौका आया तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। कहकर रवि ने मेरी ओर देखा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैंने कलाई घड़ी पर नज़र डाली और सोचा थोड़ा बाहर चहलकदमी कराऊं, खुली हवा में माइंड फ्रेश हो जाएगा। बाहर निकली तो देखा पड़ोस के गेट पर 3 महिलाएं खड़ी बतिया रही थीं। अपनी ओर मेरा ध्यान खींच उनमें से एक बोली, घूमने जा रही हैं बहन जी? आप तो दिखती ही नहीं। आप क्या यहाँ अकेले रहती हैं? जी हाँ, कहिए। आज आपके वो कुछ जल्दी चले गए। हम उन्हें अक्सर आपके घर आते जाते देखती हैं। आप उनसे शादी क्यों नहीं कर लेती? ये रोज का आना जाना तो छूट जाता। मेरा चेहरा राख हो गया। कोई जवाब देते नहीं बना। बिना कुछ बोले मैं घर लौट आई। मैं महसूस कर रही थी कि उन महिलाओं की व्यंग्य और परिहास भरी दृष्टि मेरी पीठ पर चिपकी होगी। मैं उनको करारा जवाब भी दे सकती थी, जैसे आपको दूसरों की पर्सनल लाइफ से क्या लेना देना, पर नहीं दे सकी। मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी ने चोरी करते हुए पकड़ लिया हो। उसके बाद से जब भी मैं घर से निकलती, आसपास की व्यंग्य भरी नज़रें मुझे घूरने लगती। इसीलिए ऑफिस जाते आते वक्त मैं गाड़ी गैराज से निकालने के पहले उसके शीशे चढ़ा देती। पड़ोसियों को पूछताछ के अवसर ही नहीं देती। रवि के दिल में मेरे लिए क्या स्थान है? क्या वे मुझे भी वही मर्यादा देंगे जो अपनी पत्नी को देते हैं? मैं अक्सर सोचती, रवि ने मुझसे एक बार कहा था कि संबंध केवल साथ रहने से नहीं बनता, सच्चा साथ तो मन का होता है। अधिकतर लोग जीवन भर साथ रहते हैं, मगर सभी एक दूसरे के नहीं हो पाते। मेरा दाम्पत्य जीवन वर्षों से इतना कोल्ड है कि पूछो मत। पत्नी को भी इसका एहसास है, पर और दंपतियों की तरह शारीरिक संबंध हमारे बीच है, चाहे मन मिले चाहे न मिले। प्रिया, अगर तुम मुझे पहले मिली होती तो क्यों? क्या मैं अभी तुम्हारी और तुम मेरे नहीं हो? नहीं, अगर नियति ने तुम्हें ही मेरे लिए बनाया होता तो हमारा इस तरह घड़ी दो घड़ी का साथ न होकर जीवन भर का साथ होता। मुझे मन मार कर तुमसे अलग हो जाने की जरूरत न पड़ती। सच कह रहे थे रवि। न चाहते हुए भी रवि को जाने देना, क्या दूसरी औरत की भूमिका नहीं निभा रही मैं? कभी कभी अपने आप से बड़ी चिढ़ होती। किस माया जाल में फंस गई मैं। इतना भी नहीं सोचा कि विवाहित पुरुष पूरा मेरा नहीं होगा। प्यार एक छलावा मात्र बन जाएगा मेरे लिए। दूसरे दिन शाम को जब रवि आए तो मैंने उनसे पड़ोसियों के व्यंग और अपेक्षाओं की बात कही। रवि बोले, तुम क्यों दूसरों की बातों में अपना दिमाग खराब करती हो? तुम शहर से बाहर घूमने भी तो नहीं जाती। अच्छा हो कि तुम कुछ दिनों की छुट्टी लेकर माँ के पास चली जाओ या उन्हें यहाँ बुला लो, तुम्हें अच्छा लगेगा।
क्यों अपने आप को सबसे काटती जा रही हो? रवि, मैं तुम्हारी बिना कहीं जाने की कल्पना भी नहीं कर सकती। 2 दिन का बिछो भी मेरे लिए कठिन है। और माँ को कैसे बुला लूँ? माँ इस बात को कभी नहीं स्वीकार करेगी कि उनकी बेटी एक। फिर तुम बताओ प्रिया, मैं अपना घर बार, बीवी, बच्चे छोड़कर तो तुम्हारे पास रह नहीं सकता। यह सब तुम्हें पहले सोचना था। रवि के कथन और इस प्रकार की प्रतिक्रिया से वे अवाक रह गए। मेरे विश्वास को ठेस लगी। खैर छोड़ो, चलो कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, रवि बोले। मैं आहत सी बोली, नहीं रवि, आज मन नहीं है। थोड़ी देर में रवि चले गए तो मैं सोचने लगी कि यह क्या कर डाला मैंने। रवि ठीक ही तो कहते हैं, वे मेरे लिए अपना घर बार तो नहीं छोड़ सकेंगे। दोस्त मेरा है। यह जानने के बाद कि रवि शादीशुदा हैं, मुझे पीछे हट जाना चाहिए था, पर मैं दिल के हाथों से मजबूर हो गई। रवि की चाहत में मैं बुरा भला सब कुछ भूल गई। मेरा ऑफिस से लौटने के बाद पहला काम होता था लेटर बॉक्स खोलकर उस दिन की नोक देखना। एक दिन देखा तो एक निमंत्रण पत्र था विवाह का, वो भी रवि के घर से, रवि के बेटे के विवाह का। मुझे आश्चर्य हुआ। रवि ने पहले तो नहीं बताया। रवि आए तो मैंने कहा, तुमने पहले नहीं बताया कि तुम्हारा विवाह योग्य बेटा है। इसमें बतलाने को क्या है? अच्छा छोड़ो इस बात को, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या सचमुच अपने घर शादी में शामिल होने के लिए बुलाया है मुझे? तुम रोज आते हो, निमंत्रण खुद भी दे सकते थे। मैं शादी में आऊँ तो क्या कहकर मेरा परिचय कराओगे अपने परिवार से? तुम मेरी मित्र हो, क्या इतना काफ़ी नहीं? केवल मित्र? अब चलता हूँ, बहुत से काम हैं। एक ही बेटा है, बहुत जश्न से उसकी शादी करना चाहता हूँ। विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए मैं दिन भर ऊहापोह में रही। अंततः निर्णय ले ही लिया कि मैं वर वधू के स्वागत समारोह में अवश्य जाऊंगी। उपहार दफ्तर से लौटते वक्त ही ले आई थी। नियत समय पर मैं रवि के घर पहुंच गई। वाकई विवाह स्थल की सजावट काबिले तारीफ थी, काफ़ी गहमा गहमी थी। मैं तो वहाँ किसी को भी नहीं जानती थी। आंखें रवि को खोज रही थी। रवि पुरुषों की भीड़ में नजर आए। उन्होंने भी मुझे देख लिया था, पर लगा जैसे मुझसे बचना चाहते हैं। तभी मेरी करीब आई एक आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। तो आखिर आप आ ही गए। यह वही व्यंग भरी आवाज़ थी जिसने मुझे बहुत आहत किया था। अपने करीब खड़ी एक महिला को संबोधित करते हुए वे बोली, दीदी ये वही हैं जिनका जिक्र मैंने किया था। उन महिलाओं ने आग्नेय और हिकारत भरी दृष्टि से मेरी तरफ डाली और बोली, आप जैसी महिलाएं जो दूसरों की हरी भरी गृहस्थी में आग लगाती हैं, समाज के लिए कलंक हैं। अपना कैरियर बनाने के गुरूर में आप जैसी औरतें समय रहते विवाह तो करती नहीं, पर शरीर की भूख मिटाने के लिए जूठी पत्तल चाटने से नहीं चूकती। इससे आगे मैं नहीं सुन सकी। वहाँ खड़े रहना मुश्किल हो गया। किसी तरह तेज तेज कदमों से चलकर गाड़ी तक आ गई और डोर खोलकर धम से बैठ गई। वर वधू के लिए लाए गिफ्ट को सीट पर फेंक दिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। घर पहुंचने पर थकी थकी चाल से चलते हुए दरवाज़ा खोला और ढह गई पलंग पर। इतना अपमान, इतने अपशब्द जीवन में पहली बार झेले थे। उसके बाद मैं रोज़ रवि के आने का इंतजार करती और सोचती रहती कि क्यों नहीं आए रवि। बेटे के विवाह को तो कई दिन बीत गए, कहाँ जाऊँ मैं। जब से रवि जीवन में आए सब कुछ तो छोड़ दिया, न क्लब जाती न पार्टी में, यहाँ तक कि आर्ट गैलरी में भी जाना छोड़ दिया जिसका बड़ा चाव था। लंबी प्रतीक्षा के बाद एक दिन रवि आए तो मैं भरभरा कर उन पर ढह गई। कहाँ थी इतने दिन तक? शांत हो प्रिया और सुनो, मेरा यहाँ आना अब नहीं हो सकेगा। पत्नी को सब कुछ पता चल गया, उसी ने रोक लगाई है। फिर घर में बहू आ गई है, क्या यह सब मुझे शोभा देगा? आहत होती हुई मैं बोली, यह सब तुम क्या कह रहे हो रवि? क्या भूल गए अपने उस वादे को जो तुमने मुझसे किया था? तुम्हें सब कुछ पहले सोचना था। कौन पत्नी सह सकती है दूसरी औरत? पहले तो मेरे लिए पूरी दुनिया से लोहा लेने के लिए तैयार थे। प्रिया समझा करो, अब बात कुछ और है। मैं समझ गई थी उसी समय जब तुमने बताया था कि तुम शादीशुदा हो। मुझे तभी तुमसे नाता तोड़ लेना था, लेकिन मैं दिल के हाथों मजबूर थी। यह क्यों नहीं कहते रवि कि तुम मुझसे कटना चाहते हो?
तुम्हारा जी भर गया मुझसे। मैं तो केवल अपने प्यार का वास्ता देकर ही तुम्हें रोक सकती हूँ, बाकी तो मेरा कोई अधिकार नहीं। अधिकार मिलता है रिश्ते से, और हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। मुझे क्या मिला रवि? केवल तुम्हारा इंतजार। हफ्तों न भी आओ तो मैं शिकायत नहीं कर सकती। सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारे प्यार के जाल में उलझ चली गई। वर्तमान में सच्चाई में जीना सीखो। भावुकता इंसान को कमज़ोर बनाती है। मैं तुमसे दूर नहीं, अलग नहीं। जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी आता रहूँगा। बस रवि, बस कहकर मैं रवि को चुप करा दिया। थोड़ी देर में वे घर से चले गए। मौसम में बदलाव आया। बसंत विदाई पर था। टेसू के फूलों से प्रकृतिक सिंदूरी हो गई थी। मैं जब भी रवि रंजन को याद करती दिल के अंगारे दहक जाते। रवि कह के गए थे कि जब भी मेरी ज़रूरत होगा कहना, मैं चला आऊँगा, पर आए नहीं। गर्म हवा के थप पेड़े तन को झुलसाने लगे थे। मैं लंबी छुट्टी पर जाने का मन बना लिया। फ़ोन से माँ को सूचित भी कर दिया। बहुत दिनों बाद माँ के पास पहुँची तो मुझे लगा जैसे मेरा बचपन लौट आया है। अक्सर माँ की गोद में सिर रखकर लेटी रहती। माँ भी दुलार से कहती कि बस तेरी एक नहीं सुनूंगी, कई घर-वर देख रहे हैं, अब भी चेत जा, अपना कहने वाला कोई तो होना चाहिए। मैं तो कितने दिन की हूँ। उत्तर में मैंने माँ को साफ साफ कह दिया कि माँ, मेरी ज़िंदगी में दखल मत दो। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। अभी वर्तमान में जी रही हूँ। कल की कल देखी जाएगी। और हाँ माँ, मेरी कुछ कलीग मसूरी जा रही हैं छुट्टी मनाने। उनके साथ मैंने भी जाने का प्रोग्राम बना लिया है। बस 2 दिन बाद ही जाना है। मसूरी में मैंने एक कॉटेज बुक करा लिया था। दरअसल मैं अपना मन शांत करने के लिए एकांत में कुछ दिन बिताना चाहती थी। माँ से मैंने झूठ ही कह दिया था कि मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ जा रही हैं। सच तो यह था कि रवि द्वारा दी गई चोट ने मुझे बड़ी पीड़ा पहुंचाई थी। एकांत शायद मुझे राहत दे, यह सोचा था मैंने, इसीलिए अकेले मसूरी चली आई थी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।